नमस्कार साथियों, नॉलेज 24x7 में मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो यूट्यूब चैनल में हमारे अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने चैनल में जा करके उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जा करके उस वीडियो को देखें। हमने उस फर्स्ट पार्ट में हमने एंड किया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। आज हम पढ़ेंगे जो इसका सेकंड पार्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आप ये जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो है उससे पूरी पावर छीन करके अब सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ चुकी थी। जो सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ चुकी थी और जो पूरा रूल था वो रूल किसका हो गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास केवल दो पावर बची थी ट्रेडिंग करने की, एक ट्रेडिंग ऑफ टी और ट्रेड विद चाइना। और आपने ये भी पढ़ा था 1833 में कि जो इंग्लिश थी उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज पास कर दिया गया था 1835 में। और 1833 के ही चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स थे वहां पे जमीन खरीद सकते थे। जो 1853 था उसमें बहुत महत्वपूर्ण नियम लिए गए। जो 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनकी जो संख्या थी वो 18 कर दी गई थी और उसमें से 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो हटा दिए गए थे। मतलब जो 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे अब उनकी संख्या कितनी रह गई थी? 18 रह गई थी। 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हटा दिए गए थे। देखिए, आपको ये पता होगा कि 1833 से लेकर के 1853 तक 20 साल का गैप था। और 20 साल के गैप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो अपने प्रोविंशियल जो जगह थी वो बहुत बढ़ा दिया था। पंजाब, सिंध सब उसके पार्ट में आ गया था। देखिए, आप इसको हिस्ट्री मत समझिएगा, इंडियन पॉलिटी को थोड़ा सा मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा था कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न हिस्ट्री का पहला जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो है सबसे लास्ट चैप्टर है और जो इंडियन पॉलिटी है उसका जो सबसे पहला चैप्टर है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जो 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी संख्या कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी और उसमें से 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो हटा दिए गए थे। जैसे आप जानते हैं कि जो आईसीएस है, आईसीएस, ठीक है, जिसको इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम पे आज हम जानते हैं, तो इंफीरियर सिविल सर्विसेज के नाम पर जो इसके पहले एग्जाम्स होते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे? जितने भी अधिकारी थे उनको अपॉइंट कर लेते थे। कोई उसका रिटन एग्जामिनेशन नहीं हुआ करता था। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, तो 21 अप्रैल 1793 में जो आईसीएस की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने की थी। पर इन्होंने की थी इसकी स्थापना इंपीरियल सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो जो इस चार्टर एक्ट में 1853 में, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर इन्होंने शुरुआत की थी, पर जो रिटन एग्जामिनेशन था वो 1853 से लेकर के 1922 तक लंदन में हुआ करता था। ये लंदन में इसलिए हुआ करता था कि इसमें इंडियंस जो है पार्टिसिपेट ना कर पाए और इंडियंस जो है अधिकारी, ऊंचे दर्जे के अधिकारी ना बन पाए। तो अब जैसे फिर 1923 में इसको जो है इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया गया। जब इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया, ठीक है, जब इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया तो जो पहले जो है
आईसीएस एग्जाम को इंडियन सिविल सर्विसेज को जो क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय जो बने वो बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्वालिफाई किया था, इन्होंने क्या किया था, क्वालिफाई किया था। और जो दूसरे थे, ठीक है, ये क्या थे, आईसीएस के फर्स्ट ऑफिसर थे। इनका नाम क्या था, सत्येंद्र नाथ इनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। आपको समझ में आ गया क्या था, फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, और फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर थे जिन्होंने, ऑफिसर नहीं थे जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया था, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। यहां तक आपको समझ में आया। और मैंने आपको बताया था कि ये इसलिए शुरुआत हुई कि जो प्रोविंशियल्स थे उनकी जो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुकी थी, उनकी जो मतलब पंजाब भी आ गया था, सिंध भी आ गया था, ठीक है, सिंध भी आ गया था, पंजाब भी आ गया था, तो उनकी जो जगह थी वो बहुत एक्सपैंड हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, पहले जो थे मैंने बताया ना अपॉइंट हुआ करते थे, अपॉइंट किया करते थे, कौन करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करते, अब एग्जाम होते थे, उसके एग्जाम होते थे। और एक महत्वपूर्ण और सूचना वहां पे दी गई 1853 के चार्टर एक्ट में। पहले क्या था, चार्टर एक्ट जैसे 20 साल के लिए दे दिया गया, 10 साल के लिए दे दिया गया, 15 साल के लिए दे दिया गया, मतलब एक लंबे पीरियड के लिए दिया जाता था। पर तब यहां पे 1853 में एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। यह कहा गया कि 1853 के बाद कभी भी ब्रिटिशर यहां पर आ सकते हैं, ठीक है, राज करने के लिए, और कोई ऐसा रूल नहीं होगा कि इसको 20 साल के लिए दे दिया जाए, 15 साल के लिए दे दिया जाए, 10 साल के लिए दे दिया जाए। तो जो आईसीएस की जो एग्जाम, रिटन एग्जामिनेशन होती थी, रिटन एग्जामिनेशन जो होती थी आईसीएस की, रिटन एग्जामिनेशन होती थी, उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो लॉर्ड डायलॉजी कर रहे थे, लॉर्ड डायलॉजी कौन कर रहे थे, लॉर्ड डायलॉजी। इन्होंने क्या किया, आईसीएस का एग्जाम चालू किया। ये यहां तक आपको समझ में आ गया कि क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए यहां पर, ये आपको समझ में आ गया यहां तक। फिर इसके बाद 1857 का रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट ऑफ 1857, ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये अनसक्सेसफुल हो गया, ये अनसक्सेसफुल हुआ। क्यों, क्योंकि ये होना तो 31 मई को था, 31 मई 1857 को, पर ये हो कब गया, 10 मई 1857 में, जल्दी हो गया। और ये इस रिवोल्ट में लोग सोच रहे थे कि हम अलग अलग जगह, ठीक है, अलग अलग जगह हम एक साथ रिवोल्ट करेंगे, युद्ध करेंगे, तो जो अंग्रेज हैं वो इन सब चीजों को समझ नहीं पाएंगे और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। 1857 में अंग्रेजों ने इसको कंट्रोल कर लिया। जब रिवोल्ट 1857 में अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया, तब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तो
सकपका गई, परेशान हो गई कि जो रिवोल्ट क्यों हो गया। तो इस रिवोल्ट का मेन कारण ये था कि जो वहां की जनता थी, जो वहां की जनता थी और जो आर्मी मैन थे, ठीक है, जो आर्मी मैन थे और जो वहां के राजा थे, जो उस वक्त वहां के राजा थे, जनता, आर्मी मैन और राजा, तीनों लोग परेशान थे। जनता क्यों परेशान थी कि 1830 में आप जानते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज आ चुके थे, तो वो क्रिश्चियन धर्म का बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, क्रिश्चियन धर्म को, ठीक है। सबको सोच रहे थे कि सब कोई क्रिश्चियन धर्म अपना ले। ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, हर जाति वहां थी। और दूसरी जो देखिए कुरीतियां तो हमारे देश में चलती थी, जैसे सती प्रथा और रीमैरिज। तो इसमें क्या किया, रीमैरिज करना चालू कर दिया, रीमैरिज विडो की, रीमैरिज करना चालू कर दिया, जनता की रीमैरिज, विडोज की रीमैरिज करना चालू कर दिया। तो इससे जनता बहुत परेशान थी कि जो कुरीतियां हैं, जो मतलब उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उन पे खतरा हो रहा है, तो वो बहुत परेशान थे। आर्मी मैन इसलिए परेशान थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आर्मी पर्सनल काम करते थे, वो जो हिंदू काम करते थे, उनको जो है बियर्ड, दाढ़ी रखना अलाउ नहीं था, और टीका लगाना भी अलाउ नहीं था। तो अब हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म के जितने लोग थे वो उसको पसंद नहीं करते थे। और प्रॉब्लम तो तब आई जब उनकी जो बंदूकें थी, जब उन्हें पता चला कि वो गाय और सुअर के चर्बी से बनी हुई हैं, तो उनको और भी प्रॉब्लम हुई। और जो वहां के राजा थे, वो राजा इसलिए परेशान हो गए क्योंकि राजा के ऊपर कोई टैक्स तो उनको मिलता नहीं था, और फिर इसके बाद अगर वो राजा ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानता था तो उसको हटा दिया जाता था, और अगर वो बात मानेगा तो डॉक्ट्रिन और लैप्स, ये हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, पॉलिटी का भी पार्ट है, पर हम इसको पॉलिटी को इतना एक्सपेंड नहीं करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हिस्ट्री और पॉलिटी मिक्स होती चली जा रही है। तो इसलिए राजा भी परेशान थे। ब्रिटिशर्स को भी पता चल गया कि अब एक बार किसी चीज का रिवोल्ट हो जाए या किसी चीज में युद्ध हो जाए तो एक फूट तो पड़ी जाती है, वो फूट पड़ चुकी थी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है कि हम इसको संभाल पाए। तो रिवोल्ट तो मतलब अनसक्सेसफुल रहा, पर इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब जैसे ये जो हमने कंपनी रूल के अंडर पे पढ़ा था, जो भी ये पढ़ा था वो कंपनी रूल के अंडर पे पढ़ा था 1773 से लेकर के 1857। ये कंपनी, जब हमने इससे पहली वाली वीडियो में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 1857 तक कौन सा चला था, कंपनी रूल चला था। अब जो है यहीं से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 जो आया, रूल आया, वो क्या था, वो क्राउन रूल में आया, क्राउन रूल, ठीक है। अब हम इसको आगे समझेंगे क्राउन रूल को। शायद आपको क्लास समझ में आ रही होगी, आप कोरिलेट करके चीजों को पढ़ेंगे, और इससे पहली वाली वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। वैसे आप कोई भी वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको सब वीडियो से समझ में आएगा, क्योंकि एक स्टोरी बेस मैं आपको बता रहा हूं, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858 के जो गवर्नमेंट एक्ट था, तो देखिए पहले मैंने बताया था ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बनाया गया था, गवर्नर ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ठीक। गवर्नर ऑफ इंडिया क्यों, क्योंकि सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई थी, ब्रिटिश को ही सब चीजें, रूल्स उनको संभालने थे, रेगुलेशंस उन्हीं को माननी थी, ठीक। अब इसमें क्या किया गया कि जो क्वीन विक्टोरिया थी, उनको इंप्रेस बना दिया गया, ठीक है। रानी वहां की क्वीन विक्टोरिया को बना दिया गया, क्या बना दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का काम वहीं से खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम वहीं से खत्म हो गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी काम खत्म हो गया, बीओडी का भी काम खत्म हो गया। कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं थे और कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, यहां से खत्म हो चुका था। यहां पे ब्रिटिश रूल
पूरी तरीके से आ चुका था। और जो इनकी मोनोपोली थी कि मतलब यही लोग केवल व्यापार करेंगे, ये भी खत्म हो चुका था, इससे पहले हमने पढ़ा था। तो मैं आपको इसलिए पिछला भी रिवाइज कराता चला जाता हूं कि आप अगर मान लीजिए कोई चीज को नहीं समझ पाए हैं तो एकदम से आप यहीं से समझ जाएं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली तो पहले खत्म कर दी गई थी, और उनको आपको पहले बता चुका था कि किस चीज की ट्रेडिंग हुई थी। कमेंट करके बताइएगा किस चीज की ट्रेडिंग इनको केवल दी गई थी। मतलब 90% तो इनसे छीन ही लिया गया था, केवल इनके पास 2 बचा था। तो कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से ट्रेड ये करते थे। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको बताया है इससे पहले। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से खत्म, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां पर ये भी हटा दिए गए। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी हटा दी गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आदमी काम करता था, जैसे जो आर्मी में काम करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो भी परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। ठीक, वहां की जनता परेशान हो गई कि जो हम काम करते थे वो भी खत्म हो गया। जो वहां के राजा थे वो इसलिए भी परेशान थे, ठीक है, कि हमने अगर जो ट्रीटी साइन की है, हमने कोई संधि साइन की है, और उस संधि अब ईस्ट इंडिया खत्म तो मेरी संधि का क्या होगा, ये भी आदमी सोच रहा था। ठीक, अच्छा मैं इसमें आपको ये बताना भूल गया था कि जो इससे पहले जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, ठीक है, उसमें बहादुर शाह जफर जो लास्ट राजा था ना, उसको बर्मा के रंगून भेज दिया गया था। उसी को सब कुछ सारी चीजों के लिए ब्लेम कर दिया गया था, जबकि जो राजा होता था, अब जब राजा के पास पावर ही नहीं है तो रिवोल्ट क्या करेगा। तो रिवोल्ट जो किया था वो जनता, और वहां की मैंने आपको रीजन बताया था क्यों रिवोल्ट किया था। ठीक है, तो मैंने बताया ईस्ट इंडिया का यही आदमी लोग परेशान थे। अच्छा, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद खत्म कर दिया गया, ठीक है, खत्म नहीं कर दिया गया, मैं आपको बताता हूं, जो इस पे सेक्रेटरी बनाया गया, एक पद बनाया गया सेक्रेटरी का, जो सेक्रेटरी का पद बनाया गया वो स्टेनले को दिया गया, स्टेनली को। अब जैसे जो सेक्रेटरी बनाया गया, वो सेक्रेटरी क्या होता था, मिनिस्टर था, काउंसिल का मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल का मिनिस्टर था। ठीक, उस काउंसिल का मिनिस्टर था। ठीक, अब वो मिनिस्टर कौन था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो अधिकारी था वही था मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। अब जैसे 2 पद कैसे चल सकते थे, आप बताओ 2 पद कैसे चल सकते हैं। तो जो पद था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 2 पद चल रहे थे। एक क्या था, वॉइस रॉय बनाया गया था, वॉइस रॉय, ठीक है, और दूसरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 2 पद तो चल नहीं सकते थे, तो इसको धीरे धीरे हटा दिया गया। किस पद को, वॉइस रॉय के पद को, वॉइस रॉय के पद को नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग इनको बनाया गया वॉइस रॉय। ठीक, किनको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को वॉइस रॉय बनाया गया। ठीक, आपको समझ में आ गया, लॉर्ड कैनिंग को क्या बनाया गया, वॉइस रॉय बनाया गया। अब जब ये जो पास हुआ था, ये अगस्त में पास हुआ था। क्या अगस्त में पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 का जो मतलब नियम था वो 1858 में लाया गया था, पर जो इसको इंप्लीमेंट किया गया था वो 1 नवंबर को इंप्लीमेंट किया गया था। मैंने बताया ना 1 नवंबर को क्यों इंप्लीमेंट किया गया, कि लोग परेशान थे कि वहां की आर्मी, वहां की जनता, वहां के राजा ये परेशान थे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो चुकी है तो अब हमारा क्या होगा। तो आप आगे देखिएगा, देखिए आप चीजों को रिलेट करते रहिए, आपको चीजें समझ में आएंगी, और मैं थोड़ा बड़ा भी लिख रहा हूं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और आपके लिए जो है हम ऐप और वेबसाइट भी ला रहे हैं, और डेली आपको उसमें अपडेट मिलती रहेगी, नोट्स भी आपके लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो मिंटो पार्क, ये मिंटो पार्क है इलाहाबाद में। यहां पर क्वीन विक्टोरिया, आपको पता है क्वीन विक्टोरिया थी, तो जो कोई रानी होगी उसी की अध्यक्षता होगी। इनकी अध्यक्षता में लॉर्ड कैनिंग ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग कहां बुलाई, मिंटो पार्क में। कहां बुलाई, इलाहाबाद में। ठीक, कहां बुलाई, इलाहाबाद में। कहां पे, मिंटो पार्क में।
एक बड़ा सा दरबार सजा, ठीक है, दरबार सजा। अब वहां में जनता आई, वहां जो ईस्ट इंडिया कंपनी में आर्मी में काम करते थे वो आए, ठीक। इसके बाद राजा आए, ये सब लोग वहां पे बैठे। रिवोल्ट हो ही चुका था, रिवोल्ट मतलब एक हल्की सी चिंगारी लगी चुकी थी, लोग परेशान थे। इन्होंने क्या किया भाई, सांत्वना देना था। इन्होंने जनता से क्या कहा कि आप जिस धर्म को मानते हो आप उस धर्म को मानिए, आप जिस रिलीजन को मानते हैं आप उस रिलीजन को मानिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और हम आपके साथ कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपको क्वालिफिकेशन के अनुसार, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जो भी होगी उस अनुसार आपको छोटा जो बड़ा होगा उस हिसाब से नौकरी मिलेगी। और जो आर्मी पर्सन थे उनको क्या क्या, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में काम करते थे, आप वहीं काम करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो वहां के राजाओं से कहा गया कि हम आपके ऊपर जो बोझ है उसको हटा दे रहे हैं, जो लैब्स और डॉक्ट्रिन लगी थी, जो मतलब आपके ऊपर टैक्सेस थे कि आपको ये सब हटा दिया गया। ऐसा राजा का कोई काम भी नहीं था, ये तो सब रिटायरमेंट हो गए थे, इनसे कहा गया था कि आप बैठ करके केवल पेंशन खाइए, पेंशन लीजिए, और कोई काम नहीं था, केवल नाम के राजा थे, ठीक है। तो इनका कोई काम नहीं था। ये सब लोगों को एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार इनको सबको समझाया गया कि ऐसा ऐसा आपको रहना है। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म ही हो चुकी थी, उसकी मोनोपोली भी खत्म हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स ने पहले अलाउ कर दिया था कि आप जमीन ले सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, सॉल्ट टैक्स भी लेती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी खत्म हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ चुकी थी। अच्छा, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसी में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई है तो क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर के आई थी वो इंडियन काउंसिल एक्ट में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। शायद आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये देखिए इंडियन हिस्ट्री नहीं है, आपको लग रहा होगा कि हम पॉलिटी कैसे पढ़ रहे हैं। जब इसकी जो अगली क्लास होगी इसके बाद से आपको लगने लगा कि हाँ हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, वो हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं पर हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ें कि हमको चीजें रिलेट होती रहें और हमारे माइंड में घुसती रहें, ठीक है। तो इसलिए कौन कहां से कब आया इसलिए आपको बताया जा रहा है, ये एडिशनल नॉलेज इसलिए आपको दी जा रही है कि आप चीजों को समझते रहें। और जब आप किसी भी बुक्स देखिए, आप बिना बुक्स के तो नहीं पढ़ पाएंगे कि हमने जो आपको नोट्स दिए केवल वही सफिशिएंट नहीं होंगे, आप बुक्स भी पढ़ेंगे तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। तो जब हम स्टोरी के तरीके आपको बता देंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ठीक है, ये लाएंगे इंडियन काउंसिल है 1861। क्या लाया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक। इस एक्ट के अनुसार सबसे पहले इंडियन बजट की स्थापना की गई। क्या किया गया? इंडियन बजट, फर्स्ट इंडियन बजट की स्थापना की गई, ठीक ठीक। ये किसके द्वारा की गई? जेम्स विलियमसन के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में हुई? लॉर्ड कैनिंग की, क्योंकि वो वहां का वायसरॉय था, ठीक। इंडियन बजट में, फर्स्ट इंडियन बजट में ये बताया गया कि जो भैया 500 रुपए से ज्यादा कमा रहा होगा उसको क्या है? टैक्स देना ही होगा। क्या करना होगा? टैक्स देना ही होगा। समझ में आ गया? टैक्स आपको देना ही देना है, ये पारित कर दिया गया, ठीक। अब ये जो एक्ट था, ठीक है, ये जो एक्ट था इसमें ये बताया गया कि आपको क्या करना है। ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 का था शायद, ठीक है। और 1861 में, मतलब जब पारित नहीं हुआ था इसको, 1861 में
ठीक है, मतलब जब ये एक्ट को कोई बिल के नाम से होता है ना, पहले बिल पास किया जाता है ना, फिर वो जाकर के एक्ट बनता है। ठीक है, तो ये 1861 में ये किया गया। इंडियन बजट जेम्स विलियमसन के द्वारा किसकी अध्यक्षता पे? लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता पे। क्या लिया गया? जो 500 रुपए से ज्यादा कमा रहा होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। समझ में आ गया? 1862 में इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड लाया गया। ठीक है, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, इसमें क्या किया गया? 3, ठीक है, इंडियन पीनल कोड। अभी हम इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इसमें क्या किया गया? 3 हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए गए, बॉम्बे, मद्रास और बेंगलोर। ठीक है, यहां पर किया गया क्या? भारतीय दंड संहिता। ठीक है, 3 हाई कोर्ट इसमें क्या किए गए? फॉर्म किए गए, बॉम्बे, मद्रास और बेंगलोर। यहां तक आपको समझ में आया? फिर 1862 में ही ठीक एक ऑर्डिनेंस पास हुआ। ठीक है, ऑर्डिनेंस का रूल पास हुआ। देखिए, ऑर्डिनेंस कब पास होता है? जैसे अभी भी ऑर्डिनेंस कब पास होता है? जैसे मान लीजिए संसद में कोई शस्त्र नहीं लिया गया, ठीक है, या पीरियड नहीं है किसी भी अनुसार, ठीक है, और विधानसभा में भी नहीं लिया गया, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो आर्टिकल 123 के अनुसार, ठीक है, वो कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, विधेयक पास कर सकता है, जो कि तुरंत एक एक्ट और रूल पे पारित हो जाता है तुरंत। और जैसे ही संसद उसमें बैठती है तो वो उसके 6 वीक बाद उस पे जैसे बैठेगी वो 6 वीक बाद खत्म हो जाएगा। वैसे स्टेट में गवर्नर के पास होती है आर्टिकल 213 के अनुसार, ठीक है, वो भी किसी विधेयक को पास कर सकता है इमरजेंसी प्रोसेस पे। तो ये इसलिए किया गया, इसकी अध्यक्षता किसको दी गई? वहां के लॉर्ड कैनिंग को दी गई। क्यों? क्योंकि वो वहां के वाइसरॉय थे। ठीक, ये ऑर्डिनेंस पास किया गया। ये ऑर्डिनेंस पास इसलिए किया गया, मान लीजिए कोई भी शस्त्र नहीं बैठ पाया, ठीक है, कोई शस्त्र नहीं हो पाया, मान लीजिए किसी रूल की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो इसके पास कम से कम एक पावर थी, वीटो पावर इसको समझ लीजिए, कि ये तुरंत उसको पारित कर सकता था। बाद में जो भी इस पर डिसीजन होता वो बाद में वहां पे संसद में हो जाता था। ठीक है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट। ठीक, वही देखिए 1863 में, ठीक है, 1863 में एक पोर्टफोलियो कमीशन, ठीक है, एक पोर्टफोलियो कमीशन लाया गया 1863 में। उसके अनुसार क्या किया गया? जो इंडियन के डिपार्टमेंट्स थे, जो विभाग थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको जो है उसका वर्गीकरण किया गया। तो इनको जो डिपार्टमेंट है, दिल्ली में है तो दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर अलग बैठते हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अलग बैठते हैं, होम मिनिस्टर अलग बैठते हैं। तो ये जो मिनिस्टर्स अलग बैठते हैं, ये पोर्टफोलियो कमीशन में डिपार्टमेंट जो है बदला गया था। उसी अनुसार ये क्या हुआ था कि ये कमीशन लाया गया था, जिसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कन्वर्ट। यहां तक आपको समझ में आया?
यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि इंडियन पीनल कोड की स्थापना की गई, ठीक है। फिर इसके बाद 3 हाई कोर्ट बनाए गए, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ठीक है। और फिर एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, ठीक है, वो ऑर्डिनेंस के बारे में भी आपको बता दिया गया, ठीक है। और यहाँ पोर्टफोलियो कमीशन के बारे में बता दिया गया, ठीक है। तो पोर्टफोलियो कमीशन यहाँ तक आपका हो गया। देखिए इतने सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे, इतनी सारे लोग चेंज कर रहे थे, तो लोग भी ये सोच रहे थे कि इतना सारा चेंजमेंट आ रहा है, रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो लोग जागरूक हो रहे थे। 19वीं सेंचुरी में लोग जागरूक हो रहे थे। क्यों जागरूक हो रहे थे? देखिए सबसे पहली बात तो इंग्लिश वहाँ इम्प्लीमेंट कर दी गई थी फोर्सफुली कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगी, ठीक है। फिर वहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आपको जमीन से बंदरगाह तक ले जाने के लिए, पोर्ट तक ले जाने के लिए, ठीक है, रेलवेज का आविष्कार हुआ, रेलवेज वहाँ पे लाई गई, वहाँ पे मजदूर सस्ते थे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों बाहर से मजदूर बनाएंगे, और कहीं से तो इंडियन से ही काम करवाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, जब उनसे काम करवाते थे, फिर उन्होंने वहाँ पे ज़मीन का, मैंने आपको बताया था 1833 में ज़मीन ले सकते थे, तो उन्होंने वहाँ पे कंपनी डाली। जब वहाँ पर उन्होंने कंपनी डाली, फिर वहाँ पे अलग अलग रिफॉर्म्स हुए, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर आना, लोग कम्युनिकेशन करना चालू किए, मतलब एक जागरूक वर्ग जो है आया। और इसके बाद ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ये तो अब सब समझने लगे हैं, अब ये समझने लगे हैं कि हम भारत आए हैं राज करने के लिए, और हम यहाँ से सब सामान लेकर के बटोर करके हम, ये हमारा देश है। और सब लोग नहीं समझ पाए थे, कुछ लोग समझ पाए थे। और ये अगर ये कुछ लोग, मान लीजिए थोड़े से लोग अगर थोड़ी सी भी चिंगारी लगाते तो ब्रिटिशर्स का तो काम खत्म था ही। मैंने बताया था चिंगारी लग चुकी थी, पर इन्होंने क्या किया, सांत्वना दे दिया, और सांत्वना दे करके हम कि आपको जॉब देंगे, हम आपको मतलब आपके क्वालिफिकेशंस के अनुसार हम आपके जातिवाद पे नहीं लड़ाएंगे, इन्होंने ये सब किया। तो लोगों ने सोचा हम तो काम कर ही रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे, क्या दिक्कत होगी, इन्होंने यही सोचा, ठीक है। और फिर रिवोल्ट तो आप समझ रहे थे, रिवोल्ट यही हो गया कि जैसे मैंने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जनता क्यों परेशान थी, मैरिजेज हो रही थी। आर्मी क्यों परेशान थी, क्योंकि वो उनको दाढ़ी नहीं रखने दे रहे थे। उनके कारतूस किससे बने थे, सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी से कारतूस, तो उनको मुंह से खींचना पड़ता था। तो यही चीजें बहुत खराब उनको लगती थी। विद्रोह तो हो ही रहा था, पर अब विद्रोह क्या, आप किसी चीज को शांत कर दें वो शांत हो जाएगा, पर वो कुछ समय तक शांत रहेगा। तो अब इनको यही डर सता गया। तो जो अगला जो वाइसरॉय आया, ठीक है, लॉर्ड डफरिन, ठीक है, उसने क्या किया, इन्होंने सोचा मान लीजिए आप किसी भी चीज में, मान लीजिए आप बहुत शैतानी करते हैं, ठीक है, आप शैतानी करते हैं, आप 10 लोगों के साथ मिलकर शैतानी करते हैं, उसने क्या किया, आपको मॉनिटर बना देंगे। तो वो शैतान बच्चा जब मॉनिटरी करने लगेगा, जब लोगों को देखने लगेगा वो शैतान बच्चा, तो दूसरे भी शैतानी नहीं करेंगे। यही लॉर्ड डफरिन ने सोचा। लॉर्ड डफरिन ने क्या सोचा कि हम एक कांग्रेस फॉर्म करते हैं। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। क्यों हुआ था, इसी कारण हुआ था। लॉर्ड डफरिन ने कहा 1885 में इसका गठन करते हैं, और कांग्रेस जो नाम लिया गया वो लिया गया कहाँ से, यूएसए से लिया गया, ठीक है। तो ये इसलिए लिया गया था, AOU, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, ये नाम थे AOU। इनकी अध्यक्षता में, ये कौन थे, ये ब्रिटिश सरकार के रिटायर्ड अफसर थे, इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस बनाया गया। ये कांग्रेस इसलिए बनाया गया था कि ये ही जो लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग आगे बढ़ रहे थे, ये ही शांत हो जाएं और यही हमारे टीम में आ जाएं और फिर भड़काए ना। पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और इसमें पॉलिटिकल पार्टी लोग जुड़ने लगे। भाई ये कांग्रेस फॉर्म हुई थी किसी और मकसद से, और इसमें आदमी और ज्वाइन होने लगा, बढ़ने लगा। अब जब बढ़ने लगा इंसान, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आई 1892 में। कब आई, 1892 में क्या आया, इंडियन कांग्रेस, ठीक है। जो
इंडियन नेशनल कांग्रेस लगाया गया था वो दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी के उसमें लगाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उन्होंने ही बताया था 1892 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एक पॉलिटिकल पार्टी हो गई थी। अभी जब पॉलिटिकल पार्टी हो गई तो ब्रिटिशर्स तो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस तो किसी और पर्पज से स्टार्ट किया था, पर एक ये पॉलिटिकल पार्टी हो करके उभर करके आ गई। ठीक है, और जो जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो WC बनर्जी बनाए गए थे। गोमेश चंद बनर्जी, ठीक है, गोमेश चंद बनर्जी, WC बनर्जी, ये कौन बनाए गए थे? प्रेसिडेंट बनाए गए थे। अब भाई लोग जुड़ गए इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो मांगने लगे कि हमारे भारत में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा कोई योगदान नहीं। ये इन्होंने क्या कहा? हमारा योगदान नहीं है, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग तो जुड़ ही गए थे। अब ब्रिटिशर्स को इसी में एक एक्ट और पास करना पड़ा, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, 1892 का। इस एक्ट के अनुसार इलेक्शन शब्द जो होता है ना, इलेक्शन शब्द, ये पहली बार इसी एक्ट के अनुसार आया था। और इनको बजट में, अच्छा इसमें जो थे INC में जो इसकी जो स्थापना की गई थी, कांग्रेस की स्थापना की गई थी, यहां पर हमने बताया था ना कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस वर्ड USA से लिया गया था। ठीक है, और इसमें 72 मेंबर्स थे। ठीक है, और इसकी जो मीटिंग हुई थी वो बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, इसकी मीटिंग जो, ये सब क्वेश्चंस आते नहीं है पर हम आपको नॉलेज के लिए बता रहे। ठीक है, और इसकी जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, और इसमें कितने मेंबर्स हुए थे? 72 मेंबर्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1892 में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब इस पे आते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इलेक्शन वर्ड आया था। ठीक है, कि इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन वर्ड का जो जनक था वो इंडियन काउंसिल एक्ट के अनुसार हुआ था। ठीक है, जो अब दूसरा इसमें आया था कि इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी। ठीक है, काउंसिल बनाई गई थी, काउंसिल ऑफ असेंबली बनाई गई थी, जिसमें 60 मेंबर रखे गए थे। और इनको ये कहा गया था कि आप बजट में भाग ले सकते हैं पर आप उसमें वोट नहीं कर सकते। लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉर्म की गई थी, आप उसमें वोट नहीं कर सकते, आप उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी। ठीक है, क्या बनाया गया था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। किस एक्ट के अनुसार? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अनुसार बनाया गया था। ठीक, इलेक्शन शब्द का पहली बार यूज किसमें किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में किया गया था। ठीक, और इसी में क्या कहा गया था कि आप बजट में भाग ले सकते हैं, ठीक है, पर आप वोट नहीं कर सकते। ठीक, क्या नहीं कर सकते? वोट नहीं कर सकते। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इसी में फॉर्म किया गया था। यहां तक आपको समझ में आ गया? भाई इसके बाद तो जो इंसान आया ना, लॉर्ड कर्जन, भाई बड़ा ही खतरनाक। ये तो चलो, ये सब बाकी तो जितने रिफॉर्म्स होते थे, मतलब थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने किया ही। ठीक है, और थोड़ा बहुत किया और बहुत कुछ ले गए। ठीक है, 1899 से लेकर के 1905 तक भाई एक आदमी आया, उसका नाम था भाई लॉर्ड कर्जन। भाई बहुत खतरनाक इंसान, ये इसलिए खतरनाक इंसान था, सबसे पहले तो इसने ये काम किया
कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो पावर में आ ही रही थी, ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपको गरम दल और नरम दल भी थे। नरम दल क्या थे? नरम दल वो थे जो इनके सिद्धांतों को मानते थे और अगर कुछ गलती हो जाती थी तो आप लिखित तौर पर बोले। गरम दल कौन थे? गरम दल थे कि मतलब हम अपनी बात रिवोल्ट करके, लड़ाई करके, ठीक है, तो इसमें लाल बाल पाल आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये जो है हिस्ट्री का पार्ट है, तो हम इसको इतना ज्यादा एलोबरेट नहीं कर रहे हैं, इसको ज्यादा इतना बढ़ा नहीं रहे हैं। तो लॉर्ड कर्जन ये इंसान था, इसने सोचा कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस भी फॉर्म हो गई, गरम दल भी आ गए, लोग भी जुड़ गए, अब हमारा काम तो खत्म हो जाएगा, अब हम करें क्या? तो भैया लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में भैया इसने पार्टीशन कर दिया। और इसने क्या किया? कहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों की वजह से हम इसका पार्टीशन कर रहे हैं। और इसने किया क्या पता है? जैसे मान लीजिए पहले हम हिंदू मुस्लिम, ठीक है, इसमें लड़ते नहीं थे, ठीक है, और अपने अपने धर्मों को मानते थे। इसने क्या किया? दो राज्य बांट दिए, एक जगह हिंदू खूब ज्यादा कर दिया और एक जगह मुस्लिम ज्यादा कर दिया। अब जहां मुस्लिम ज्यादा कर दिया वहां हिंदू कम कर दिए, और जहां हिंदू ज्यादा कर दिया वहां मुस्लिम कम कर दिए। लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, लड़ने लगे। यही तो चाहता था, डिवाइड एंड रूल, लड़ो भिड़ो और आगे चलो, यही काम था। यही प्रॉब्लम हो गई कि हिंदू का राज लगा। और इसने ये इसलिए किया, इसने कहा कि हम प्रशासनिक कारणों की वजह से इतना बड़ा बंगाल हम चला नहीं पा रहे हैं, इसको तोड़ देते हैं। दो भागों में इसने तोड़ दिया, एक में हिंदू ज्यादा कर दिए, एक में मुस्लिम ज्यादा कर दिए। अगर ये अलग अलग करता कि सामान्य हिंदू रखता सामान्य मुस्लिम रखता, कभी लड़ाई ना होती। तो फिर इनका जो लॉर्ड कर्जन का जो सोचना था वो खत्म हो गया। भाई जब ये लड़ाई हुई तो 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई। मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई। मुस्लिम लीग क्यों फॉर्म हो गई? देखिए, आप अभी भी जानते हैं कि मान लीजिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चलती हैं, जो अपने अपने धर्मों को मानती हैं, ठीक है, हम नाम नहीं ले सकते, ठीक, अपने अपने धर्मों को मानती हैं सारी ऑर्गेनाइजेशंस। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है? कि हम एकजुट रहें और हमारे पास कुछ हो तो हमारे ऊपर कुछ हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी मदद करे। अलग अलग हिंदुओं की अलग है, मुस्लिम की अलग है, क्रिश्चियन की अलग है, अलग अलग कमेटी बनाई गई थी। उसी कमेटी में मुस्लिम लीग का भी फॉर्मेशन हो गया। और मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। ढाका में। और आगा खान, ठीक है, आगा खान, इसको आगा खान, ठीक है, इन्होंने ठीक क्या किया? स्थापना की मुस्लिम की, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना की। धीरे धीरे थोड़ा बहुत तो चला था, पर हुआ क्या? ये फिर भी उल्टा पड़ गया। जो हिंदू मुस्लिम थे ये लड़ तो रहे थे, पर एक ये क्रांतिकारी के रूप में आ गए। क्रांतिकारी के रूप में जैसे ही है तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा ये फिर फेल हो गया। मतलब इनकी जितनी स्कीमें थी टाइम टू टाइम खत्म होती चली जा रही थी। तो जो पहले लोग थे जो थोड़ा बहुत विरोध करते थे, अब वो क्रांतिकारी के रूप में विरोध करने लगे। अब इसमें 1906 में क्या हुआ? 1906 में जो कांग्रेस थी वो भी अलग हो गई, स्प्लिट हो गई कांग्रेस, ठीक है, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। क्यों? क्योंकि जो गरम दल और नरम दल में स्प्लिट हो गई। गरम दल सोच रहे थे कि हम अध्यक्षता करें, और गरम दल सोच रहे थे हम अध्यक्षता करें, और नरम दल सोच रहे थे हम अध्यक्षता करें। इसी कारण में इसका स्प्लिट हो गया। जब स्प्लिट हो गया ना, तो जब डिवाइड एंड रूल जो सिस्टम था, डिवाइड एंड ये ज्यादातर कहां से हुआ? ये लॉर्ड कर्जन से हुआ। क्यों? क्योंकि बंगाल का भी इसने विभाजन कर दिया और ये जातिवाद पे लड़ाने। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या कहा गया था? आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, आपके धर्म में कोई संकट नहीं आएगा। वैसे भी तो एक नंबर के झूठे थे, ये तो जितना कहते थे सब झूठ कहते थे, ठीक है। अब जैसे अब यहां तक तो कांग्रेस का विभाजन हो गया,
अब इसके बाद जब हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे 1909 में, अभी जो हम अगली क्लास में और भी पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ दे दें अगली क्लास में। 1909 में 1909 में मॉर्ले मिंटो एक्ट आया था। ये मॉर्ले क्या था? सेक्रेटरी था, और मिंटो क्या था? वहां का वॉइसरॉय था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आई चुकी थी। मॉर्ले मिंटो एक्ट में क्या किया गया कि मुस्लिम्स को वोट करने का मतलब राइट दे दिया, राइट टू वोट। ठीक है, मुस्लिम वोट करेंगे, और इनकी जो प्रेसिडेंसी है इसको भी अलग कर दिया। ठीक, इसको भी अलग कर दिया, प्रेसिडेंसी भी, जगह भी अलग दे दी मुस्लिम्स को, और मुस्लिम को वोट का राइट भी दे दिया मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 में। तो हम अगली क्लास में जब पढ़ेंगे तो 1919 में पढ़ेंगे, और अगली जो हम शस्त्र पढ़ेंगे उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन भी ले आएंगे, कहां से आया। ठीक है, 1909 का एक्ट भी, मतलब ज्यादातर कंप्लीट करेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म हो जाए। हम जो है आपके लिए संविधान फॉर्म करवा देंगे कल अगली वाली क्लास में, संविधान को हम फॉर्म करा देंगे, और आप लोग उसके भागीदार होंगे, उसको संविधान को आगे बढ़ाने के लिए, करने के लिए। ठीक है, अभी तक ये आपको क्लास बिल्कुल समझ में आ गई होगी, पॉइंट टू पॉइंट वाइज आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है और आपको क्लास अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि आपके लिए और भी वीडियोस आगे आते रहें, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो भी जितनी भी नोटिफिकेशंस आपके लिए आएंगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप नोटिफिकेशन को मिस कर देंगे तो आप अपने सिलेक्शन को मिस कर देंगे। तो नोटिफिकेशन आएगी तो आप प्लीज वीडियो को देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए पीडीएफ भी ला रहे हैं, डेली टू डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास भी आ रही है। हम और भी आगे क्लास लाएंगे, हम इस पे वर्क कर रहे हैं। आपको जल्दी से जल्दी जो भी अभी इंडियन पॉलिटी की और करंट अफेयर्स की क्लास हुई है उसके हम आपको पीडीएफ दे सकें, जो कि आप स्टोरी के फॉर्म में जो आप कहानी पढ़ रहे हैं उसको आप नोट्स के फॉर्म में भी आप पढ़ते रहें। और आपको मैं वादा करता हूं कि जो यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो बुक से एकदम अलग आपको नोट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बुक्स में तो हजारों नोट्स हैं, हम आपको उसमें ट्रिप और टेक्निक देंगे कि आपको कौन से रिफॉर्म को कैसे याद करना है, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, तो आपको कैसे तैयारी करना है वो हम आपको बताएंगे। वो नोट्स में आप पढ़ेंगे और नोट्स आपको बिल्कुल अलग लगेगा। प्लीज आप उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और प्लीज पढ़ते रहें और घर पे रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।